परछाई एपिसोड 170। अब आगे। आधी रात हो चुकी थी। विशिंग वेल के पास सन्नाटा फैला था। तभी विशिंग वेल के अंदर से कुछ धुंध सा बाहर आता है और अगले ही पल वहां माया खड़ी होती है। कुछ देर पहले जब माया अर्नव के साथ थी तब उसे कुछ एहसास हुआ था और वो विशिंग वेल के अंदर आ गई थी। इसी वजह से तब उसने अर्नव पर हमला नहीं किया। माया कुछ सोचते हुए कहती है, अब मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन वो मिलेगी कहाँ। दूसरी तरफ दीवान विला में युवराज आराम से सोया था और सुहानी युवराज को ही देख रही थी। कमरे में अंदर अंधेरा था, लेकिन बालकनी से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। इस वजह से सुहानी को युवराज का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुहानी को फिर से युवराज का बदला हुआ बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त बस ये सोच रही थी कि आज उसने जो भी किया उसके लिए युवराज ने उसे डांटा क्यों नहीं और युवराज उससे इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। सुहानी क्यूरियस होकर युवराज के चेहरे के पास जाकर उसे गौर से देखते हुए अपने मन में कहती है, कहीं युवराज सर पर किसी आत्मा का साया तो नहीं आ गया जो ये इतने बदले बदले से लग रहे हैं। सुहानी युवराज के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर यही सोच रही थी। तभी युवराज एकाएक अपनी आंखें खोलकर कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुहानी के दिमाग में इस वक्त पहले से ही दुनिया के सारे भूत प्रेत और आत्माएं चल रही थी। उस पर अचानक से युवराज के आंखें खोलकर ऐसा कहने से सुहानी डर जाती है और चीखते हुए पीछे हटने लगती है। सुहानी को डरते देख युवराज भी हड़बड़ाकर उठ जाता है और सुहानी का हाथ पकड़कर कहता है, सुहानी क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। सुहानी युवराज से अपना हाथ छुड़ाकर और पीछे जाते हुए कहती है, खुद मुझे डराकर आप ये पूछ रहे हो कि मैं डर क्यों रही हूँ। ऐसे कौन आंखें खोलता है। युवराज सरकास्टिक वे में कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी आंखें खोलने से पहले काउंटडाउन दिया करूं। 3, 2, 1 नाउ आई विल ओपन माई आईज। और वैसे भी तुम मेरे इतने पास आकर कब से मुझे घूर क्यों रही थी। युवराज की बात सुनकर सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, इसका मतलब आप अब तक जाग रहे थे। युवराज एक फेक स्माइल के साथ कहता है, जब कोई इस तरह से घूर रहा हो तो किसी को नींद कैसे आ सकती है। वैसे तुम मुझे घूर क्यों रही थी। सुहानी भी युवराज को ताना मारते हुए कहती है, मुझे शक हुआ था कि कहीं आप पर किसी आत्मा का साया तो नहीं है, वही चेक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मुझे याद आया कि आप तो युवराज दीवान हो, कोई आत्मा भी आपके साथ नहीं रह सकती। आपके साथ रहने से अच्छा तो वो आत्मा फिर से सुसाइड करके मर जाना पसंद करेगी। युवराज हैरानी से कहता है, तुम्हें लगा कि मुझ पर किसी आत्मा का साया है, लेकिन क्यों। सुहानी कहती है, क्योंकि आप मुझसे झगड़ा नहीं कर रहे हो। मैंने तो हॉस्पिटल में ही हमारी होने वाली लड़ाई की सारी लाइंस प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन तब भी आपने मुझसे झगड़ा नहीं किया। मैं आपकी बॉडीगार्ड को बेहोश करके आपके ऑफिस से भाग गई, लेकिन आपने मुझे डांटा भी नहीं। ये कैसे हो सकता है। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा करूं। सुहानी कहती है, हाँ, मेरा मतलब नहीं, मेरा। सुहानी ये कह ही रही थी, तभी वो अचानक से खामोश हो जाती है। अब वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी हो गई थी। सुहानी को इस तरह देखकर युवराज भी सीरियस हो जाता है और वो सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, सुहानी। सुहानी कोई जवाब नहीं देती। उसे अब कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर डर के भाव आने लगे थे। युवराज को समझ आ रहा था कि सुहानी के साथ क्या हो रहा है। वो आगे बढ़कर सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन सुहानी अब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। सुहानी कुछ देर इसी तरह युवराज की बाहों में ही रहती है और फिर उसे होश आता है। होश में आने पर सुहानी डर से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। युवराज सुहानी को खुद से अलग करता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहता है, आज उसने फिर से किसी को मारा। सुहानी नम आंखों से युवराज को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, सुहानी, क्या जानती हो तुम उस साए के बारे में। तुम उसके शिकार कैसे देख सकती हो। सुहानी उसी तरह युवराज की आंखों में देखकर कहती है, युवराज सर, आप ये सब इसीलिए कर रहे हो ना। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब। सुहानी अपने चेहरे से युवराज के हाथ हटाते हुए कहती है, आपका ये लविंग और केयरिंग बिहेवियर, ये सब इसीलिए है ना क्योंकि आप मुझसे अपने सवालों के जवाब चाहते हो। आपकी कोई ट्रिक काम नहीं आए तो आप इस तरह से मुझसे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। सुहानी की बात सुनकर युवराज बहुत हैरान और साथ ही साथ हट भी हो जाता है। वो सुहानी की जेन्युइनली केयर कर रहा था। वो सुहानी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी कहती है, युवराज सर, आई नो
आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन प्लीज मेरे साथ ये माइंड गेम्स मत खेलिए। अब ये सब मुझ पर असर नहीं करता। ये कहकर सुहानी अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी बिना कुछ रिएक्ट किए फिर से बेड पर लेट जाता है। सुहानी ने अभी अभी जो भयानक विजुअल्स देखे थे, वो देखकर अब उसे काफी डर लग रहा था और अब उसे नींद नहीं आ रही थी। सुहानी बार बार करवट बदल रही थी। सुहानी की कई बातों ने युवराज की नींद भी गायब कर दी थी। युवराज सुहानी को बार बार करवट बदलते देख समझ जाता है कि अब उसे डर लग रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है। युवराज सुहानी की तरफ अपना चेहरा करके पहले की तरह उसका एक हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, सो जाओ। युवराज के कहने पर सुहानी अब अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल नहीं करती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवराज का हाथ थामने की वजह से अब सुहानी को डर नहीं लग रहा था और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। इधर समायरा अपने कमरे में जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। जब भी वो ध्यान करती थी तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। इस ठंड में भी उसके माथे पर पसीने के बूंद थे। कुछ ही देर में समायरा का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर समायरा खुद से कहती है, वो कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती, तो उसने अर्नव को कैसे छोड़ दिया? अगर उसने अर्नव को छोड़ा है, इसका मतलब वो वापस आएगी। मैं उसे नहीं रोक सकती और युवराज की शक्तियां अभी भी उसके बस में नहीं है। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही शख्स है जो उसे रोक सकती है, पद्मिनी। समायरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, अगर पद्मिनी अब भी जिंदा है तो मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब सिर्फ वही है जो हमें इस खतरे से बचा सकती है, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह हो चुकी थी। सुहानी, निशा और विवेक रेडी होकर घर से बाहर जा रहे थे। विवेक के हाथ में एक पैकेट था जिसमें वो डायरी रखी थी। वो तीनों इस वक्त अपने पुराने घर जा रहे थे ताकि वो बिना युवराज के दखल दिए उस डायरी को आराम से पढ़ सके। वो तीनों सीढ़ियों से उतरकर लिविंग एरिया से आगे बढ़ते हुए घर से बाहर जा रहे थे, तभी निशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। निशा के रुकने पर सुहानी और विवेक भी रुक जाते हैं। सुहानी निशा से कहती है, क्या हुआ निशा, तू रुक क्यों गई? निशा सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वो बस किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। विवेक निशा के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, निशा तुम ठीक हो? निशा अपना फोकस बनाए हुए कहती है, क्या तुम दोनों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही? निशा के कहने पर सुहानी और विवेक भी ध्यान देने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। विवेक कहता है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है तुम्हारे कान बज रहे होंगे। निशा विवेक की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उस आवाज का पीछा करने लगती है। उस आवाज का पीछा करते हुए निशा उसी रूम के बाहर आ जाती है जहां वो कुछ दिनों पहले आई थी और युवराज ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था। निशा उस कमरे के बाहर रुककर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज यहीं से आ रही है। कुछ दिन पहले भी मुझे इसी जगह से यही आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुंची युवराज सर ने मुझे भगा दिया। विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, ये तो शुभ्रा का रूम है ना? सुहानी कहती है, हाँ, वो यहीं रहती थी। अब वो तीनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और सुहानी फौरन उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। निशा और विवेक भी सुहानी के साथ कमरे के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। विवेक रूम को देखते हुए कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। निशा भी कंफ्यूज होकर अपना सर खुजलाते हुए कहती है, हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और अब मुझे वो आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। विवेक मुस्कुराकर निशा के सर पर धीरे से मारते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। निशा को भी विवेक की बात सही लगती है। सुहानी अभी भी कमरे को बड़े गौर से देख रही थी। वो चलते हुए उस कबर्ड के पास आ जाती है जिस कबर्ड से होकर एक कमरा खुलता था और जहां युवराज ने पद्मिनी को रखा था। सुहानी उस कबर्ड पर हाथ रखकर कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुहानी जैसे ही उस कबर्ड पर अपना हाथ रखती है, पद्मिनी जो बेजान सी बेड पर पड़ी थी, उसके हाथ की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। अब सुहानी उस कबर्ड से अपना हाथ हटाकर निशा और विवेक से कहती है, जल्दी चलो, वरना अगर युवराज सर आ गए तो गुस्सा करेंगे। उन्हें नहीं पसंद कि उनकी परमिशन के बिना कोई उनके घर को एक्सप्लोर करे। बिल्कुल सही कहा तुमने। दरवाजे के पास से युवराज की आवाज आती है। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी,
निशा और विवेक तीनों काफी डर जाते हैं और डरते हुए वो तीनों पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उनके सामने खड़ा था। युवराज कहता है, अगली बार बिना मुझसे पूछे यहाँ मत आना, इनफैक्ट अपने रूम के अलावा किसी भी रूम में मुझसे पूछे बिना मत जाना। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। युवराज की बात पूरी होते ही वो तीनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। इसके बाद युवराज साइड होकर उन तीनों के बाहर जाने के लिए रास्ता खाली कर देता है। युवराज का इशारा समझकर वो तीनों बारी बारी से उस रूम से बाहर चले जाते हैं। सबसे पहले निशा बड़ी तेजी से बाहर निकल जाती है और सबसे लास्ट में विवेक। जैसे ही विवेक युवराज के पास से गुजरता है, युवराज उसे रोकते हुए कहता है, विवेक 1 मिनट। युवराज की आवाज़ सुनकर विवेक के कदम रुक जाते हैं और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। जैसे ही युवराज विवेक का नाम लेता है, निशा और सुहानी डरकर एक नज़र एक दूसरे को देखती हैं और फिर वो दोनों दबे पांव बड़ी तेजी से वहां से भाग जाती हैं। विवेक शिकायत भरी तिरछी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहता है, बस यही तक थी इनकी दोस्ती, धोखेबाज कहीं के। युवराज विवेक से कहता है, तुम सुहानी के साथ ही रहना और कोशिश करना कि तुम सब किसी प्रॉब्लम में ना फंसो। आई होप तुम समझते हो कि तुम लोगों की एक गलती तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है। विवेक युवराज की कंसर्न को समझकर हाँ में अपना सर हिला देता है। युवराज कहता है, यू कैन गो नाउ। युवराज के कहने पर विवेक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो तीनों अपने घर आ जाते हैं, जहां वो दीवान विला में शिफ्ट होने से पहले रहते थे। निशा और सुहानी लिविंग एरिया में बैठी थी और सुहानी किसी गहरी सोच में डूबी थी। सुहानी को खोया हुआ देख निशा उससे कहती है, सुहानी अब तू क्या सोच रही है? सुहानी परेशान होकर कहती है, यार कल रात मैं अभिज्ञान को विक्रम के साथ जंगल में अकेला छोड़कर आ गई थी। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। मुझे अभिज्ञान की फिक्र हो रही है, मुझे एक बार उससे मिलना होगा। निशा कहती है, लेकिन तू उससे मिलकर क्या करेगी? सुहानी कहती है, मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, और मुझे उसे थैंक्स भी कहना है। अगर वो नहीं होता तो ये डायरी हमारे हाथ नहीं लगती। सुहानी ये कह ही रही थी, तभी विवेक वहां आकर बैठ जाता है और उस डायरी को बाहर निकालता है। उस डायरी को देखकर सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। निशा भी क्यूरियस होकर उस डायरी को ही देख रही थी। विवेक उस डायरी को खोलकर निशा और सुहानी से कहता है, तो अब शुरू करें। निशा और सुहानी भी सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ में अपना सर हिला देती हैं। एपिसोड 171। अब आगे। विवेक एक गहरी सांस लेते हुए उस डायरी का फर्स्ट पेज खोलकर उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। डियर शिवी, बेटा जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मुझे डर है कि जब तुम इस डायरी को समझने के लायक होगी तब तक तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओगी भी या नहीं। मैं ये बातें तुम्हें खुद बताना चाहती थी, लेकिन अब वो मुझ पर हावी होने लगी है और उसने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी। ये कहकर विवेक उस डायरी का अगला पेज पलटता है। सुहानी भीगी पलकों के साथ उस डायरी को ही देख रही थी और निशा सुहानी के हाथ को थामे हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विवेक उस डायरी को आगे पढ़ते हुए कहता है, बचपन से मैंने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस फेस किए हैं और यही एक्सपीरियंस मेरी माँ और तुम्हारी नानी को भी हुए थे। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जब से मुझे चीज़ें याद हैं तब से मैं अपने माँ और बाबा के साथ देहरादून में रहती थी। जब मैं 5 साल की थी तभी तुम्हारी नानी इस दुनिया से चली गई थी। उनके जाने के बाद बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि माँ के साथ क्या हुआ था और उनकी जान कैसे गई। बाबा और मेरी दूसरी माँ ने भी मुझसे कई सारी बातें छुपाकर रखी थी। मेरे साथ बचपन से एक और अजीब सी चीज़ होते आ रही थी। जब से मैंने होश संभाला था, मुझे हर रात एक डरावना सपना आता था। सपने में मैं देखती थी कि मेरे घर की छत से कोई अजीब सी डरावनी चीज़ बाहर आ रही है, फिर वो चीज़ वहां से निकलकर बड़ी तेज़ी से मेरे सामने आ जाती थी। वो सपना इतना सच्चा लगता था कि मुझे समझ ही आता था कि वो सपना है या सच। हर बार जब वो मुझ पर हमला करता था मुझे लगता था कि आज वो मुझे मार ही देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह कई साल बीत गए और मैं बड़ी हो गई। कुछ सालों बाद तुम्हारे पापा महेश सक्सेना किसी काम से देहरादून आए थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई और हमने शादी कर ली। शादी के बाद मैं देहरादून छोड़कर महेश के साथ शिमला आ गई। शादी के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया था, लेकिन तब भी उस डरावने सपने ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। महेश ने इसके लिए कई साइकियाट्रिस्ट से बात की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।
हमारी शादी के बाद महेश चाहते थे कि हम एक नया घर लेकर वहां शिफ्ट हो जाएं और इसके लिए हमने घर ढूंढना शुरू किया। हमने कई घर देखे लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक रात हम पुराने रोड से गुजर रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी उस विशिंग वेल के पास वाले रोड से गुजरी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने महेश से फौरन गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। महेश को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने गाड़ी रोक दी। मैं कार से बाहर निकल गई और मेरे कदम अपने आप विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों लेकिन मैं उस कुएं की तरफ खींची चली जा रही थी। मैं उस कुएं की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी महेश ने पीछे से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। महेश के रोकने पर मेरा ध्यान टूटा और मैं हैरानी से महेश को देखने लगी। महेश ने मुझसे कहा, इस वक्त ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें ये जगह देखनी है तो हम कल सुबह आ जाएंगे। मैंने महेश से पूछा, ये जगह सेफ क्यों नहीं है? महेश ने मुझे समझाते हुए कहा, क्योंकि ये जगह सुनसान है, इस वक्त कोई भी यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ पल रुककर महेश ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और वैसे भी मैंने सुना है कि उस कुएं में किसी आत्मा को कैद किया गया है, अगर वो बाहर निकल गई तो। ये कहकर महेश हंसने लगे थे। उन्हें इन सब बातों में भरोसा नहीं था और मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। हम बात कर ही रहे थे, तभी मेरी नज़र कुएं के पास वाले बंगले पर पड़ी। रात होने की वजह से वो बंगला मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पहली ही नज़र में वो बंगला मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने महेश से वही बंगला खरीदने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरे जिद करने पर वो मान गए। कुछ ही महीनों में उस बंगले का रेनोवेशन हो गया और फिर हम वहां शिफ्ट हो गए। वहां शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे वो डरावने सपने आने बंद हो गए जो मैं बचपन से देखती आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं खुश थी। मुझे लगा कि तुम मेरा गुड लक हो जिसके आने से मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी चली गई, लेकिन सच कुछ और ही था। जब तुम छोटी थी तो अक्सर आधी रात को नींद से जागकर रोने लगती है। तब मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्यों लेकिन मैं हमेशा उस कुएं की तरफ अपने आप खींची चली जाती थी। मैं हर रात महेश के सोने के बाद उस कुएं के पास जाती और काफी देर तक बस उसे देखती रहती। जब कभी तुम रात को जागती और मुझे कहीं जाने नहीं देती थी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाती थी। धीरे धीरे जब तुम बड़ी होने लगी तब तुमने मुझे बताया कि हर रात तुम्हें भी वही सपने आते हैं जो बचपन से मुझे आते थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी और फिर मुझे समझ आया कि मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे वो सपने आने इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो मनहूसियत मुझसे तुम तक जा चुकी थी। अब तक मुझे मेरे वो सपने कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगते थे, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था कि बात कुछ और है। मैंने महेश से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं बाबा से मिलने का बहाना बनाकर देहरादून चली गई। मुझे यकीन था कि बाबा को इस बारे में ज़रूर कुछ पता होगा। जब मैंने बाबा से सवाल किया तो पहले तो उन्होंने मेरे सवालों को टालने की कोशिश की। शायद वो उस पुराने वक्त को याद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे जोर देने पर उन्होंने मुझे माँ के बारे में बताया। बाबा ने बताया कि माँ को भी पहले वही सपने आते थे जो मैं बचपन से देखती आ रही थी, और प्रेग्नेंट होने पर उन्हें भी वो सपने आने बंद हो गए। बाबा ने मुझसे ये भी कहा था कि माँ और मुझ में ऐसा कुछ है कि कुछ अच्छी और बुरी शक्तियाँ अक्सर हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। शायद माँ की मौत की भी यही वजह थी। ये कहते हुए विवेक चुप हो जाता है और अपना मुंह बनाकर उस डायरी को देखने लगता है। विवेक के आगे कुछ न कहने पर सुहानी कहती है, क्या हुआ? बस इतना ही लिखा है। विवेक उस डायरी को देखते हुए कहता है, नहीं, लिखा तो और भी है, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। राइटिंग धीरे धीरे खराब होती जा रही है। शायद उस वक्त आंटी की हालत भी खराब हो रही थी, इसलिए वो ठीक से लिख नहीं पा रही थी। निशा विवेक से उस डायरी को लेकर कहती है, दिखाओ, आगे मैं पढ़ती हूँ। विवेक कहता है, जब मैं इस राइटिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ तो तुम्हें ये कैसे समझ आएगी? निशा उस डायरी को देखते हुए कहती है, क्योंकि मेरी राइटिंग इससे भी बुरी बनती है। ये कहकर निशा सुहानी की तरफ देखती है और अपनी बात सुधारते हुए कहती है, सुहानी, मैं बस बता रही हूँ, मैं आंटी की राइटिंग की बुराई नहीं कर रही। सुहानी कहती है, आगे पढ़। निशा आगे डायरी पढ़ते हुए कहती है, बाबा से बात करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि जो हमारे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मुझे वो सपने आना जो माँ को आते थे और उन्हीं सपनों का तुम तक पहुँचना, मेरा उस विशिंग वेल की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था।
वक्त के साथ तुम्हें वो सपने और भी ज्यादा परेशान करने लगे थे। हमारी तरह तुम्हें भी ऐसा लगता था जैसे वो सपना नहीं बल्कि सच है। मैंने महेश को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें इस बारे में जानने वाले किसी इंसान की मदद लेनी चाहिए। शायद महेश इसके लिए मान भी जाते, लेकिन उनके बॉडीगार्ड राघव ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रात मैं यही सब सोचते हुए छत पर घूम रही थी, तभी मैंने उस कुएं के पास कुछ देखा। वहां एक आदमी एक 10-11 साल के लड़के को लेकर आया था और उनके साथ कोई औरत भी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पूजा कर रहे थे। ये देखकर मैं घर से बाहर आ गई और एक पेड़ की आड़ में वहां जो भी हो रहा था उसे देखने लगी। मैंने देखा वो तीनों उस कुएं के पास बैठे थे और किसी तरह का हवन कर रहे थे। कुछ देर बाद उस कुएं से एक काला साया निकलकर बाहर आ गया। वो बच्चा ये सब देखकर बहुत डर गया था और जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में वो तीनों वहां से चले गए और वो साया उस कुएं के आसपास ही घूमता रहा। जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। सबके वहां से जाने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरी सांसें जैसे रुक सी गई। वो साया मेरे ठीक सामने खड़ा था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह मेरी नींद हमारे घर के स्टोर रूम में खुली। मैंने देखा कि मैं जमीन पर पड़ी थी, मेरी साड़ी और मेरे हाथ खून से रंगे थी। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उस कुएं के पास 2 लोगों की लाश मिली है। उस दिन से ये सब रोज होने लगा था। अब वो साया मुझ पर हावी होकर अपना शिकार करता है। अब महेश को भी इस बारे में पता चल गया है और उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। मेरा शरीर अब कमजोर होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन उसे अपने शरीर में झेल पाऊंगी। वो मुझे जल्द ही मार देगी। बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो सपने तुम देखती हो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। और हाँ, हम में कुछ तो ऐसा है कि सिर्फ बुरी शक्तियाँ ही नहीं बल्कि हर तरह की शक्ति हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों, ये मैं भी नहीं जानती। अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो तुम्हें ही इसका पता लगाना होगा। अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ये हमारी आगे की पीढ़ी को भी इसी तरह खत्म करता जाएगा। ये कहकर निशा भी चुप हो जाती है और उस डायरी का पेज पलटाकर कहती है, यार, आगे के 2 पेज तो मुझसे भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। राइटिंग अब सच में समझ नहीं आ रही है। निशा के कहने पर सुहानी फौरन उसके हाथ से वो डायरी लेकर उसे बड़े गौर से देखने लगती है। सुहानी को भी उसका लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर सुहानी उस डायरी को बंद कर देती है। विवेक संजीदगी के साथ कहता है, इसका मतलब जब उस तांत्रिक ने युवराज सर का इस्तेमाल करके मृदुला को आज़ाद किया था तब आंटी वहीं पर थी और शायद इसी वजह से मृदुला आंटी पर हावी होती थी। निशा विवेक की बात को काटते हुए कहती है, सिर्फ यही वजह नहीं है। अभी मैंने पढ़ा ना, शक्तियाँ सुहानी और आंटी की तरफ अट्रैक्ट होती है और सुहानी के केस में हमने ये खुद देखा है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे पास तो किसी भी तरह के पावर्स भी नहीं है। निशा कुछ याद करके कहती है, मेरे हिसाब से इसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है। सुहानी और विवेक क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, कौन? निशा पीछे काउच पर टेकते हुए कहती है, वो साया। और कौन? तुम्हें याद नहीं क्या? वो साया सुहानी के पास आते ही इसे पहचान गया था और उसने तो ये डायरी भी नहीं पढ़ी थी, तो टेक्निकली वही हमें कुछ बता सकता है। विवेक चिढ़ते हुए कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम उस साये से जाकर पूछें? अगली बार वो डायलॉग डिलीवरी नहीं करेगा, सीधा हमें मार देगा। सुहानी कहती है, उसने कहा था कि मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? निशा अब चिढ़ते हुए वहां से उठ जाती है और इरिटेट होकर कहती है, यार, पिछले 4 साल से मेरी लाइफ बूझो तो जाने हो गई है। यहाँ एक पजल सॉल्व होता नहीं और दूसरा सामने आ जाता है। विवेक कहता है, मुझे लगता है कि हमें सुहानी के नाना जी को ढूंढना चाहिए। अगर वो अब भी जिंदा होंगे तो हमें जरूर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शायद उनसे मिलकर आंटी को और भी कुछ पता चला होगा, लेकिन आंटी की हालत इतनी खराब थी कि वो ज्यादा कुछ लिख नहीं पाई होंगी। सुहानी परेशान होकर कहती है, इसके लिए हमें देहरादून जाना होगा और युवराज सर सिर्फ हम तीनों को वहां नहीं जाने देंगे। निशा सुहानी से कहती है, तू उसकी फिक्र मत कर। अगर तेरे नाना जी जिंदा और चलने फिरने की हालत में होंगे तो 2 दिन के अंदर वो शिमला में होंगे। दूसरी तरफ युवराज अपने ऑफिस में था। वो अपने चेयर में आंखें बंद किए हुए पीछे टेक कर बैठा था। उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। युवराज उन तीनों की सारी बातें सुन रहा था।
युवराज को अब तक समझ आ गया था कि कोई गौर सुहानी पर नजर नहीं रख सकता, तो सुहानी की सिक्योरिटी और उस पर नजर रखने के लिए कल रात युवराज ने सुहानी के सोने के बाद उसकी सारी रिस्ट वॉचेस में एक छोटा सा माइक्रोफोन और एक ट्रैकर फिट कर दिया था, और उसी की मदद से युवराज सुहानी, निशा और विवेक की सारी बातें सुन पा रहा था। युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, महेश सक्सेना की वाइफ अवंतिका सक्सेना के डैड देहरादून में रहते थे, उनके बारे में पता करो और अगर वो जिंदा है तो कल तक वो यहाँ होने चाहिए। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। युवराज खुद से कहता है, वो साया 1000 सालों से अपनी साधना में था, तो फिर वो सुहानी को कैसे पहचानता है? आखिर सुहानी है कौन और उस रात पद्मिनी बेहोश होने से पहले सुहानी के बारे में मुझसे क्या कहना चाहती थी? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।